हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नागेंद्र मिश्रा आप लोगों के सामने एक बार पुनः उपलब्ध हूं बाल मनोविज्ञान को लेकर, जिसे हम लोग चाइल्ड पेडागोजी कहते हैं। दोस्तों, अभी तक कुछ लेक्चर्स पे हमारी आपकी बातें हुई थी, लगभग 5-6 लेक्चर्स हमारे आपके सामने डिलीवर हुए, लेकिन कुछ फैमिलियर प्रॉब्लम के कारण हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो पाए। इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और पुनः एक बार आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आगाज करेंगे। टेट की परीक्षा जो कि अभी संभावित थी नवंबर दिसंबर में होने वाला था, लेकिन अभी ऐसा कुछ सरकार का आदेश आया है कि ये आपकी परीक्षा लगभग फरवरी में आयोजित होने वाली है। लेकिन आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि 2 से 3 महीने का टाइम है और करीब 40 to 45 लेक्चर प्रत्येक पोर्शन से पूछे जाते हैं। जैसा कि बाल मनोविज्ञान में 40 से 45 लेक्चर आपके लिए मैंने सेलेक्ट कर रखा है, जिन पर हम लोगों की क्रमिक तरीके से बातें होंगी। चूंकि आज मैं आपसे मुखातिब हूं, चूंकि दिवाली के पहले हम लोगों का एक टाइप से कह सकते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है और आगामी 2 लेक्चर में इस लेक्चर को समेटा जाएगा। आज जिस टॉपिक पे हम लोगों की बात होगी वो बात होगी अधिगम पे। अधिगम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं। यूपी टेट की परीक्षा का अगर मूल्यांकन किया जाए विगत वर्षों के पेपर को उठाकर, तो मैं मानता हूं कि पिछले 10 प्रश्नों में से हर तीसरा चौथा प्रश्न अधिगम से संबंधित होता है। अर्थात आप सामान्य तरीके से कह सकते हैं कि 30 प्रश्नों में से 4 से 5 प्रश्न लगभग अधिगम से संबंधित होते हैं और ये 100% प्रोबेबिलिटी होती है कि 5 से 7 क्वेश्चन अधिगम के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अधिगम क्या है, इन सब सारे तथ्यों पे हम लोग इस लेक्चर के दौरान बात होगी। सबसे पहली बात अगर हम करते हैं अधिगम, देखिए अधिगम को समझने के लिए सबसे पहली बात क्या है, हमें अधिगम की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। अधिगम एक सामान्य शब्द है, लेकिन चूंकि अधिगम में कहने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अधिगम एक मनोवैज्ञानिक टर्म है। एक्चुअली साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बात किया जाए, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में लर्निंग अर्थात सीखना को हम लोग अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? लर्निंग अथवा सीखना को हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अर्थात इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। और सामान्य शब्दों में हम लोग इसे क्या कहते हैं? सामान्य शब्दों में हम लोग इसे सीखना कहते हैं। अब सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? एक्चुअली मैं बता दूं कि बाल मनोविज्ञान क्या है, यह बालकों के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक विकास से जुड़ा है और प्रत्येक बालक क्या है कि अपने अधिगम प्रक्रिया के द्वारा अपने जीवन में परिपक्वता को प्राप्त करता है। अब अधिगम की अगर हम बात करते हैं कि अधिगम प्रक्रिया कैसे है, अधिगम की क्या खासियत है, तो अधिगम को मैंने बताया कि इसे सामान्य शब्दों में सीखना कहते हैं। अब सीखना कहेंगे किसे? अगर हम आपसे पूछें कि आप सीखने को हमें परिभाषित करके बताइए, सीखना किसे कहेंगे, तो निश्चित तरीके से बड़ा सरल और सहज शब्द है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि आप बताएं सीखना किसे कहते हैं, तो निश्चित तरीके से आप इसे परिभाषा में आबद्ध करना, परिभाषा में इसे बांधना थोड़ा सा दुष्कर कार्य है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है। अगर बात करें मूल रूप से, तो इसके परिभाषा की बात की जाए तो जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो बीएफ स्किनर की है। सबसे पहली परिभाषा किसकी महत्वपूर्ण है? बीएफ स्किनर की। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा जो है वो क्रो एवं क्रो की है। किसकी है? क्रो एवं क्रो की है। ये दो परिभाषा जो है, ये दोनों परिभाषाएं विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जैसे क्रो एंड क्रो की जो डेफिनेशन है, जिन्होंने बताया था कि सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। अर्थात सीखना जो है यह क्या है? कंसेप्चुअल प्रोसेस है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है। लेकिन अगर दूसरे डेफिनेशन को उठा के हम लोग तार्किक अनुशीलन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि बीएफ स्किनर ने कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अर्थात व्यवहार में जब परिवर्तन होता है, व्यवहार में जब वांछित परिवर्तन, ऐसे कह सकते हैं, व्यवहार में जब वांछित परिवर्तन होता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बताया। कुछ लोगों ने बताया कि यह क्या है? यह व्यवहार परिवर्तन है। कुछ लोगों ने कहा कि यह अनुभवों का संगठन है और कुछ ने कहा यह सीखना आदतों, ज्ञान तथा वृत्तियों का अर्जन है। तो अभिवृत्ति और ज्ञान ये दो कॉग्निटिव पार्ट हैं, कॉग्निटिव पक्ष के तथ्य हैं। जैसे आप समझिए कि किसी भी ज्ञान के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, क्रियात्मक होता है। इसके 3 स्वरूप होते हैं। ठीक है, अब उन स्वरूपों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारा जो अधिगम है 2 प्रकार की प्रक्रिया है। पहला क्या है? बौद्धिक प्रक्रिया है। अर्थात जब हम प्रत्ययों के माध्यम से कुछ सीखते हैं, जिसमें मूल रूप से क्या है? प्रत्यय है। जब हम प्रत्ययों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से कुछ सीखते हैं तो उसे हम लोग बौद्धिक प्रक्रिया कहेंगे। लेकिन
जब हम कुछ कार्य अपने अनुभवों के आधार पर संपादित करते हैं, अनुभवों के आधार पर उसे संचालित करते हैं, अनुभवों के आधार पर हम उसे करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आनुभविक प्रक्रिया कहते हैं। तो सरल तरीके से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आपका बहुत आसान सा उत्तर होगा कि अधिगम एक अनुभविक तथा बौद्धिक प्रक्रिया है। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं यह अनुभवों का क्या है? संगठन है। क्यों? क्योंकि यह क्या होती है? एक निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होती है। अधिगम के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया के समस्त प्राणियों में पाया जाता है। अधिगम की प्रक्रिया संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण जीवों में पाया जाता है, बस यह है कि उनका प्रकार, उनका सिस्टम अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे मनुष्य में क्या है? अलग प्रकार का अधिगम पाया जाता है, लेकिन जीवों जानवरों में अलग तरीके से अधिगम पाया जाता है। बाद में प्रारंभ में तो मनोविज्ञान में जो है मनुष्यों के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया पर बात की जाती थी, लेकिन जब से ईएल थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट आया था, थॉर्नडाइक जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने पशुओं पर सबसे पहले, जानवरों तथा पशुओं पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था वो बिल्ली पर किया था। किस पे किया था? बिल्ली पर किया था। और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एनिमल साइंस में अपना रिसर्च थीसिस, अपना उनका जो कह सकते हैं रिसर्च का जो टॉपिक था वो एनिमल पर एक्सपेरिमेंट था, मतलब एनिमल में, साइकोलॉजी में एनिमल के कार्यों पर, उनके एक्ट पर, उनके अधिगम से संबंधित था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अधिगम क्या है। अगर आप सामान्य शब्दों में आपसे पूछा जाए कि अधिगम क्या है, तो आप बताओगे अधिगम व्यवहार में वांछित परिवर्तन है। क्या है? अधिगम व्यवहार में आया हुआ वांछित परिवर्तन है, अर्थात हम वर्तमान समय में जैसे हैं और अधिगम के बाद हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, यही प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। तो यह हमारी एक अवधारणा थी। अगर आपसे पूछा जाए, कोई मान लीजिए सामान्य शब्दों में पूछता है आपसे कि अधिगम क्या है, तो आप बताओगे कि अधिगम एक व्यवहारिक परिवर्तन है जिसमें हम लोग वांछित परिवर्तन करना चाहते हैं, तथा यह दो प्रक्रिया से हमारे अंदर अधिगम की प्रक्रिया संचालित होती है। एक बौद्धिक प्रक्रिया, दूसरा अनुभविक प्रक्रिया। अनुभविक प्रक्रिया क्या है? अनुभवों का संगठन होता है, जबकि बौद्धिक प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं? बौद्धिक प्रक्रिया में हम लोग जो है सीधे सीधे विचारों के माध्यम से जब कुछ सीखते हैं तो उसे हम लोग बौद्धिक प्रक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं 2-3 महत्वपूर्ण डेफिनेशन पे जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछा भी जाता रहता है। मैंने अभी तक बताया था 2 डेफिनेशन मैंने उठाया था, और वो 2 ही क्यों मैंने सेलेक्ट किया इसका कारण बताता हूं। सबसे पहली बात हमने किया स्किनर पे, ठीक है, और दूसरी बात हमने किया था क्रो एंड क्रो पर, क्रो एवं क्रो पर, और बीएफ स्किनर। ये 2 मनोवैज्ञानिक थे। इन 2 मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशन पहली बात तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों ही जो मनोवैज्ञानिक हैं, दोनों के जो डेफिनेशन है, ये मैंने अभी 2 मिनट पहले, 1 सेकंड, 2-4 सेकंड पहले जो मैंने ये बात बताई आपको कि जो अधिगम है यह बौद्धिक क्रिया और अनुभविक क्रिया है, इस बात का भी हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इस बात को हम लोग क्या कर सकेंगे? प्रूफ करेंगे, इस बात को सिद्ध करेंगे, ठीक है। स्किनर ने कहा था व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या है? उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अगर आपसे पूछता है कि अधिगम क्या है, तो स्किनर साहब ने क्या कहा? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो साहब ने क्या कहा था? सीखना अर्थात लर्निंग, सीखना आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन है, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन है, एप्टीट्यूड, अभिवृत्तियों का अर्जन है। अर्थात अब समझिए यहां पे अगर ये दोनों डेफिनेशंस का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो सीधा सीधा पाते हैं कि इसमें एक डेफिनेशन जो है वो बौद्धिक पक्ष का समर्थन कर रहा है, दूसरा क्या है? अर्जन है, और दूसरा जो डेफिनेशन है वो अनुभविक पक्ष को डिनोट कर रहा है। इसीलिए मैंने बताया कि जो अधिगम की प्रक्रिया होती है वो अनुभविक प्रक्रिया है और इसके साथ साथ यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। तो सामान्य शब्दों में क्या कह सकते हैं हम? अधिगम एक बौद्धिक प्रक्रिया है तथा एक अनुभविक प्रक्रिया है। तो स्किनर का यहाँ पे जो डेफिनेशन है, कह रहा है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। ये जो व्यवहार होता है, व्यवहार का संबंध हमारे अनुभवों से होता है, व्यवहार का संबंध हमारे अनुभवों से होता है। क्यों अनुभवों से होता है? क्योंकि अनुभविक ज्ञान जो होते हैं वो हमें इंद्रियों से प्राप्त होते हैं, जो हमें अनुभविक ज्ञान होते हैं वो हमें इंद्रियों से प्राप्त होते हैं, और इस इंद्रियों से प्राप्त होने के कारण ये हमारे व्यवहार का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और यही व्यवहार परिवर्तन जो अधिगम कहलाता है। ऐसी बात किसने कहा था? ऐसी बात बीएफ स्किनर ने कहा था।
तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे स्किनर की जो डेफिनेशन है वो यह मानती है कि अधिगम जो है एक अनुभविक प्रक्रिया है, जबकि क्रो एंड क्रो की बात जो उन्होंने कहा, एक तो ज्ञान शब्द इन्होंने यूज किया है। ज्ञान जो होता है वो मूल रूप से हमारे प्रत्ययों से, हमारे संज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड होता है, हमारे भावात्मक पक्ष से रिलेटेड नहीं होता, हमारे इंद्रिय पक्षों से कम संबंधित होता है। दूसरी बात है आवृत्तियां। आवृत्तियां भी हमारे क्या होते हैं, हमारे मस्तिष्क का हिस्सा होती हैं। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि क्रो एंड क्रो की जो डेफिनेशन है यह क्या है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है। एक्चुअली ये अनुभविक प्रक्रिया है तो बौद्धिक प्रक्रिया है, इस पर मैं इतना ज्यादा चीजें आपको इसलिए एम्फेसिस करके बता रहा हूं। होता क्या है कि कभी कभी एग्जामिनर जो होते हैं आपके कथन और कारण से संबंधित प्रश्न करते हैं, और जब कथन और कारण से संबंधित प्रश्न करते हैं तब आप निश्चित तरीके से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास डेप्थ नॉलेज नहीं होता, आप फैक्चुअल केवल आप रटे होते हैं, फैक्चुअल आप केवल याद किए होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों पर फिर आपको जो डील करना, अर्थात कह सकते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये तो हो गई हमारी दो महत्वपूर्ण बातें। आपने अधिगम की अवधारणा को समझ लिया और अधिगम की परिभाषा पे हमारी आपकी बातें हुई। लेकिन अगर हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट कारण जो देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात वो कौन कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सीधे सीधे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तब आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत बढ़ जाती है। जैसे आप सबसे पहली चीज समझिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अगर हमारी बात की जाए, सबसे पहला कारक क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य। भाई अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो आप अधिगम की प्रक्रिया ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है। दूसरा क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक मेंटली हेल्दी होना भी आपका क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिना इसके आप ज्यादा बेहतर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? प्रेरणा। भाई अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो आपके अधिगम में जो कंटिन्यूअस जो उत्तरोत्तर वृद्धि होगी वो उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं हो पाएगी। अतः उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रेरणा का होना नितांत आवश्यक है। और एक महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं वो प्राइमरी फैक्टर है आवश्यकता। जिस हम लोग अधिगम उस प्रक्रिया में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो हमारे लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ये 1 2 3 4 फैक्टर हो गए। इसके अलावा क्या हो सकता है? विषय का स्वरूप, आप जिसका अध्ययन अधिगम कर रहे हैं वो आपके लिए कैसा है, मतलब आपके टेम्परामेंट के सापेक्ष है या निरपेक्ष है, आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं इंटरेस्ट लेते, ठीक है। फिर क्या होता है? वातावरण, ठीक है। वातावरण भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण निर्भर करता है। तो आप सामान्य तरीके से वातावरण, मैंने लास्ट ऑप्शन इसलिए डाल दिया कि वातावरण एक ऐसा कह सकते हैं वृहत कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? जिसके अंतर्गत सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन मूल रूप से आप जान लीजिए शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा, आवश्यकता, विषय का स्वरूप और वातावरण, ये 4-5 फैक्टर ऐसे हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट बात क्या हो गई, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब मुझे तो नहीं लगता कि इसमें यहाँ ऐसा कोई ऐसा फैक्टर है जो आपके कम समझ में आ रहा होगा। यहाँ सरल तरीके से आप समझ सकते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप फिजिकली जब फिट होंगे तो आप अधिगम की प्रक्रिया बेहतर तरीके से संपादित करेंगे। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, जब आप मेंटली हेल्दी होंगे तो आप बेहतर करेंगे। प्रेरणा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेरणा अगर आप में अंतर्निहित है और प्रेरणा आप में चलायमान है तो आप अधिगम की प्रक्रिया में क्या करेंगे, उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। और उत्तरोत्तर वृद्धि तभी कर पाएंगे जब क्या होगा, प्रेरणा आप में निहित होगी। इसीलिए बीएफ स्किनर साहब के डेफिनेशन में आप एक शब्द पढ़े होंगे, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक, मतलब कह सकते हैं एक टाइप से वृद्धि को डिनोट करता है जो हमारी उत्तरोत्तर शब्द है। उत्तरोत्तर क्या है, सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसीलिए उनके इस शब्द का मतलब है कि आप हमेशा प्रेरित होते रहें। नेक्स्ट आवश्यकता। भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह सामान्य शब्दों में जाना जाता है कि हमें जिस दुनिया में जिस चीज की जरूरत होती है हम उसके लिए ज्यादा प्रयास करते हैं और जिसकी जरूरत नहीं होती उसके लिए हम कम प्रयास करते हैं। तो सीधा सीधा डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली अधिगम जो है हमारे सीधे सीधे आवश्यकता से संबंध रखता है। वो चाहे आप प्रत्यक्ष कह सकते हैं चाहे अप्रत्यक्ष तरीके से कह सकते हैं। तो आवश्यकता भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। नेक्स्ट मैंने बताया विषय का स्वरूप। विषय का स्वरूप से आप तात्पर्य समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, पता चला आपको साहित्य में कुछ फैक्ट याद करने हैं, या कह सकते हैं कि आप ज्योग्राफी पर आपको बात करनी है या ज्योग्राफी को आपको अधिगम करना है, तो निश्चित तरीके से थोड़ा सा आपको ऑब्स्टेकल होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो सिस्टम है, आपका जिस सब्जेक्ट के धुरंधर हैं, आप जिस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं वो बिल्कुल क्या है, वो बल्कि सीक्वेंस से जुड़ा हुआ है। उसमें रटने जैसी चीजें नहीं है, उसमें रिपीटिशन की कोई बात नहीं है, उसमें क्या सीधा एक्सरसाइज
पे डिपेंड करता है। लेकिन साहित्य और अन्य जैसे ज्योग्राफी वगैरह है वहां क्या है, वहां मैपिंग की चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं। या आप साहित्य में क्या है, आप चीजों को समझते हैं, बहुत चिंतन करने की जरूरत होती है। मैथ में चिंतन करने वाली कोई बात नहीं, वहां क्या है, आपने एक स्टेप सॉल्व किया, दूसरा स्टेप अपने आप एक दूसरे से जुड़ा होता है। बस यह है कि आपको उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इस तरीके से अधिगम को प्रभावित करने वाले ये 4-5 महत्वपूर्ण कारक हैं। चूंकि हमारे उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल से अभी हम लोगों ने पिछले सप्ताह में 6-7 लेक्चर डिलीवर किया था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता रहता है कि सर जो है टेट सी टेट की चीजें की जाए। तो इस सबके साथ एक और अनाउंसमेंट मैं आपको करता हूं कि दिवाली के बाद चूंकि सीटेट की परीक्षा 31 जनवरी को संभावित है, संभावित मतलब कि वो डेट आ चुकी है वेबसाइट पर, 31 जनवरी को सीटेट की परीक्षा होने वाली है। इसके लिए हमारे चैनल ने आप लोगों के लिए निःशुल्क जो है 5 प्रैक्टिस सेट लॉन्च करने का निर्णय लिया है। और उन 5 प्रैक्टिस सेट्स में हम लोग क्या करेंगे, अति संभावित प्रश्न जो आने वाले हैं और कुछ ऐसे प्रश्न जो पिछले वर्षों में आए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भविष्य में ज्यादा बेहतर हो सकते हैं या बेहतर आने के परिणाम हो सकते हैं, उस पर हम लोगों के डिस्कस होंगे। और हमारे 5 टेस्ट होंगे, 30 क्वेश्चंस के हमने सेट्स बनाए हैं। और उसको इसके बाद आपको दिवाली के बाद जो है हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, जिससे कम से कम आपके 200 से 250 क्वेश्चन पे अगर साइकोलॉजी पर चर्चा हो जाएगी, 150-200, अगर आप समझिए सीधे सीधे 150 क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो एक क्वेश्चन को जब हम इंटरप्रिटेशन के द्वारा प्रूव करेंगे या बताएंगे तो उससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन आंसर और निकल जाएंगे, जिससे आप सीधे सीधे क्या करेंगे, सीधे सीधे कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन से रूबरू होंगे सीधे सीधे बाल मनोविज्ञान के। तो और इसके साथ साथ एक चीज मैं आप लोगों को और महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा, ऐसे अभ्यर्थी जो एजुकेशन से टीजीटी अथवा पीजीटी देना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मेरा ये साइकोलॉजी का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का जो पोर्शन है उसको भी मैं इसके साथ में कवर करता रहता हूं। शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए होंगे, यकीन ना आ रहा हो तो आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी इसमें से मेरे भाई बहन, आप सीधे सीधे जो है पिछले वर्षों के टीजीटी अथवा पीजीटी का अगर पेपर उठाकर आप देख लेंगे और मेरे साइकोलॉजी के 4-5 वीडियो आप देख लेंगे, तो निश्चित तरीके से आपको 4 से 5 प्रश्न डायरेक्टली मिलेंगे। चूंकि अभी अधिगम का चैप्टर इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी चालू कर दिया क्योंकि यहां से आप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, स्किनर से संबंधित जितने प्रश्न आएंगे वो हमारे आज के वीडियो से आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। चूंकि अब इसके बाद जो हमारा दूसरा वीडियो डिलीवर होगा, ठीक इसके बाद जो हमारा दूसरा वीडियो डिलीवर होगा वो ईएल थार्डाइक, बीएफ स्किनर, आईपी पावलोव और आपके कोहलर प्रश्न से संबंधित प्रश्न होगा। और आप अपना प्रश्न पत्र विगत वर्षों को उठा के देख लीजिए, एजुकेशन का कोहलर, थार्डाइक, स्किनर से संबंधित कम से कम 5 से 7 प्रश्न हर बार पूछे गए। तो ये हमारी साइकोलॉजी की वीडियो जो है ये टेट अथवा सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है भी, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो एजुकेशन से पीजीटी की परीक्षा देने, टीजीटी में तो ये विषय होता नहीं, पीजीटी की परीक्षा जो देने के लिए इच्छुक है या जो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो ये वीडियो निश्चित तरीके से देख सकते हैं। अगर उनके मन में किसी टाइप से शंका है, किसी प्रश्न को लेकर कंट्राडिक्शन है, तो वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत जल्द हम लाइव होंगे, अभी तो लाइव होने का थोड़ा सा टाइम का अभाव चल रहा है, उसके बाद हम लाइव होंगे तो हम आपके लाइव उत्तर भी देंगे, आपके प्रश्नों के, आपके शंकाओं के उत्तर देंगे। तो गाइस इस तरीके से ये हमारी अधिगम की प्रक्रिया होती है। अब अधिगम की प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए, जैसे कुछ बातें होती हैं, कुछ इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है। जैसे अगर यह प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया सीधे सीधे टेट में, तो जानते रहिएगा अधिगम मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन कौन है, वो सीधे सीधे एबिंगहास हैं। कौन है? एबिंगहास हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, उन पर हम लोगों की चर्चा होगी। फिर एक सिद्धांत होता है एसआर सिद्धांत। एसआर सिद्धांत, चूंकि इन सब के बारे में हम ब्रॉड स्तर पे बात करेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पे जान लीजिए कि कौन सिद्धांत किसका है। एसआर सिद्धांत, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद संबंधवाद, संयोजनवाद, ये सारे सिद्धांत जो हैं ये किसके हैं? ये थार्डाइक के हैं। ये जो मैं नोट कर रहा हूं इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अथवा नोट कर लीजिएगा, ये सीधे सीधे आपकी परीक्षा में आएंगे। और नहीं अगर आपको यकीन आ रहा है तो मैं बताया कि पिछले वर्ष के टेट के पेपर आप उठा के देख सकते हैं या सीधे सीधे आप पीजीटी के पेपर उठा के देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपने एसआर सिद्धांत देखा, अब ठीक इसका अपोजिट आरएस सिद्धांत। आरएस सिद्धांत किसका है? ठीक है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसका है? क्रिया प्रसूत, कंडीशनिंग ऑपरेंट, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जिसे हम लोग कहते हैं कंडीशनिंग ऑपरेंट थ्योरी, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग इस सिद्धांत को एक नाम से और जानते हैं, पुरस्कार एवं दंड सिद्धांत, पुरस्कार एवं दंड सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत जो है किसके हैं?
ये सारे के सारे सिद्धांत आपके बीएफ स्किनर साहब के हैं। किसके हैं? बीएफ स्किनर। ये सारे के सारे सिद्धांत किससे संबंधित हैं? याद रखिएगा, ये सारे के सारे सिद्धांत आपके बीएफ स्किनर से संबंधित हैं। ये भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और चूंकि यहाँ पे एस और आर की का जो कंसेप्ट, चूंकि सारी की चीजें अधिगम से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं आपको बता देना चाहूंगा। एस का मतलब होता है स्टिमुलस। इसका मतलब क्या होता है? स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक। उद्दीपक जो होता है यह हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उद्वेलित करता है अथवा प्रेरित करता है। तो एसआर सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, संबंधवाद, इन सब सिद्धांतों को, थार्नडाइक के सिद्धांत को संबंधवाद, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और एसआर सिद्धांत क्यों कहा जाता है, ये सारी चर्चा हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन यहां पे सीधे सीधे पहले आप सिद्धांत को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? आरएस सिद्धांत। आरएस सिद्धांत किसका है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, पुरस्कार एवं दंड सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत किसके हैं? बीएफ स्किनर से। दो सिद्धांत और महत्वपूर्ण है, चूंकि ये चार, खासकर एसआर और आरएस अर्थात थार्नडाइक और थार्नडाइक कोहलर, मैं बता दूं कि थार्नडाइक कोहलर ये चार मनोवैज्ञानिक आपको बहुत महत्वपूर्ण हैं। थार्नडाइक, कोहलर, स्किनर और पावलोव, ये चारों ही मनोवैज्ञानिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको उत्तर प्रदेश स्टेट देना है तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चार से संबंधित लगभग 10 प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं। अब अभी तक हमारी बात हुई थार्नडाइक पर और स्किनर पे। कोहलर के सिद्धांत को क्या कहते हैं? कोहलर के सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसे समग्राकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या सिद्धांत कहते हैं? समग्राकृति का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। समग्राकृति का सिद्धांत कहते हैं। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वह है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्या है? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी किससे संबंधित है? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपका संबंधित है कोहलर से। तो ये सारे सिद्धांत आपको अरेली रटे होने चाहिए। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बनाए जाते हैं सीधे सीधे पूछा जाता है सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, समग्राकृति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये सारे के सारे जो है सिद्धांत कोहलर के हैं। पावलोव के सिद्धांत की अगर बात की जाए, पावलोव के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो पावलोव के सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, और इसके साथ साथ सीआर सिद्धांत कहते हैं। पावलोव की बात करते हैं हम लोग। पावलोव का जो सिद्धांत है, आईपी पावलोव एकमात्र मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, और ये रसिया के निवासी थे। कहां के निवासी थे? रसिया के निवासी थे। इनके सिद्धांत को जिन नामों से जानते हैं, सीआर थ्योरी अर्थात सीआर सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अर्थात यहां पे क्या है? अधिगम के लिए अनुकूलन बहुत महत्वपूर्ण बताया इन्होंने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसके बाद इनके सिद्धांत को कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्या? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अर्थात इस तरीके से इनके इस सिद्धांत के अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम जो हैं ये आपके पावलोव के सिद्धांत को, सीआर थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये इत्यादि जो है ये सारे के सारे सिद्धांत किसके नाम हैं? पावलोव के। तो आईपी पावलोव इस तरीके से जो है उन्होंने कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया था, और यह मूल रूप से पेशे से चिकित्सक थे, रशियन मनोवैज्ञानिक थे, और इनको बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। तो गाइस आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर समेटेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों की बात होगी अधिगम की वो चार धुरंधर मनोवैज्ञानिकों पे, बीएफ स्किनर पर, ईएल थार्नडाइक पे, आईपी पावलोव पे, इत्यादि लोगों पर हम लोगों की बातें होंगी, और अधिगम में उनका किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट था, इन सब तथ्यों पे बातें होंगी। ओके गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।